हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं दुर्गेश सर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड वाली क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, इस चैनल पर क्लास 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री की निःशुल्क कोचिंग चलाई जा रही है और आज उसका 11वां लेक्चर होने वाला है। आज का लेक्चर बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग राउल्ट के नियम को पढ़ने वाले हैं। राउल्ट का नियम बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको केमिस्ट्री में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना है तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, राउल्ट का नियम। बच्चों, राउल्ट का नियम अगर आपको समझना है तो आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना होता है जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। जब तक आप इन्हें नहीं समझोगे तब तक राउल्ट का नियम आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वाष्प दाब का अवनमन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन में छोटा सा अंतर होता है, उसे भी हम क्लियर करेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले हम आपको वाष्प दाब का अवनमन समझा देते हैं। अवनमन का मतलब होता है बच्चों कमी। तो वाष्प दाब के अवनमन का मतलब क्या हो गया? वाष्प दाब में होने वाली कमी। अब कैसे ये कमी होती है, फिगर के माध्यम से आप समझिए। देखिए, हमने यहाँ दो पात्र लिया है। पात्र का मतलब क्या? बीकर, है ना। हमने दो पात्र लिया है, पात्र ए और पात्र बी। सबसे पहले पात्र ए के विषय में आप खूब अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, हमने पात्र ए में एक शुद्ध विलायक लिया। हमने पात्र ए में बच्चों शुद्ध विलायक लिया है, मतलब यहाँ विलेय नहीं होगा, केवल विलायक होगा। बच्चों, हमने पात्र ए में शुद्ध विलायक लिया है और ये शुद्ध विलायक कैसा है? बहुत अधिक वाष्पशील है। ये शुद्ध विलायक कैसा है बच्चों? बहुत ही अधिक वाष्पशील है। अब जब इस विलायक को हम गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है, चूंकि ये बहुत ज़्यादा वाष्पशील है तो खूब ढेर सारी वाष्प बनाएगा, जिसकी वजह से शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो यहाँ पर बहुत अधिक हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बहुत अधिक रहेगा, ठीक। और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम किससे दर्शाएंगे? P0 से दर्शाएंगे। यहां हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को P0 से दर्शाएंगे, ठीक। इत्मीनान से देखिएगा, बहुत बढ़िया से समझाएंगे हम आपको, इस तरह से कोई समझाया नहीं होगा। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को बच्चों हम किससे दर्शाएंगे? P0 से दर्शाएंगे। क्लियर है? हमने पात्र ए में शुद्ध विलायक लिया था जो कि बहुत ज़्यादा वाष्पशील था। जब इस शुद्ध विलायक को हमने गर्म किया तो जाहिर सी बात है, चूंकि बहुत ज़्यादा वाष्पशील है तो ये खूब ढेर सारी वाष्प बनाएगा, जिसके कारण यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बहुत अधिक होगा। और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हमने किससे दर्शाया है बच्चों? P0 से दर्शाया है, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी मान लेते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है बच्चों? 100। यहाँ पे हम ये भी मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 100 है। ये इसलिए मान रहे हैं, इससे आगे समझाना आसान हो जाएगा। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम लोग मान लेते हैं कितना है? 100 मान के चलते हैं। अब बात करते हैं पात्र बी की, ठीक है। इस पात्र बी में भी हमने वही शुद्ध विलायक लिया है। इस पात्र बी में हमने वही शुद्ध विलायक लिया है जो पात्र ए में था, ठीक है। और ये शुद्ध विलायक कैसा था? तो बहुत अधिक वाष्पशील था कि नहीं था? बहुत अधिक वाष्पशील था। लेकिन इस बार हमने इसमें एक चीज और ले ली है, वो है विलेय। इस बार हमने इस शुद्ध विलायक में यहाँ पर विलेय भी मिला दिया है और ये विलेय कैसा होगा बच्चों? तो अवाष्पशील होगा। कैसा होगा? अवाष्पशील होगा, मतलब वाष्पित नहीं होगा, ठीक है। अब जब इन दोनों को लेने के बाद हम इसे गर्म करेंगे तो भैया विलेय तो यहाँ वाष्पित हो नहीं रहा है क्योंकि अवाष्पशील है। साथ ही साथ जो शुद्ध विलायक यहाँ वाष्पशील था, अब ये विलेय इस विलायक को भी वाष्पित नहीं होने देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वाष्प दाब होगा ये बहुत कम हो जाएगा। विलेय और विलायक को मिलाने पर यहाँ क्या होगा? जो विलयन बनेगा, इस विलयन का वाष्प दाब बच्चों बहुत कम हो जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से इस विलयन का वाष्प दाब बच्चों कम ही रहेगा। अगर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने 100 माना है तो यहाँ विलयन का वाष्प दाब कितना रहेगा बच्चों? 80 ही रहेगा।
और इस विलयन के वाष्प दाब को हम किससे दर्शाएंगे? PS से दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो विलयन बना है, यहाँ जो विलयन बना है, इस विलयन का वाष्प दाब बच्चों हम किससे दर्शाएंगे? PS से दर्शाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, वे रिवाइज करवा रहे हैं, काहे परेशान है ना। चलिए, अब इतना समझने के बाद वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है वो आप समझ लो। पहले इतना आपके समझ में आया है कि नहीं आया है वो क्लियर कर देते हैं, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ दो पात्र लिया था, एक पात्र A था और एक पात्र B था। पात्र A में हमने शुद्ध विलायक लिया था जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों वाष्पशील था। जब इस शुद्ध विलायक को हमने गर्म किया तो चूंकि विलायक बहुत ज़्यादा वाष्पशील है तो ये खूब ढेर सारी वाष्प बनाएगा, जिसके कारण यहाँ शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बच्चों बहुत अधिक होगा। जितनी ज़्यादा वाष्प होगी वाष्प दाब उतना ही तो अधिक होगा। और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हमने किससे प्रदर्शित किया है? तो P0 से दर्शाया है। और समझने के लिए हमने मान लिया है कि यहाँ जो शुद्ध विलायक है इसका वाष्प दाब मान लेते हैं 100। क्लियर है यहाँ पे। फिर हमने पात्र B लिया, इस पात्र B में भी हमने वही शुद्ध विलायक लिया है जो पात्र A में था। जो पात्र A में शुद्ध विलायक था वही हमने पात्र B में भी ले लिया है। और ये शुद्ध विलायक कैसा था? बहुत अधिक वाष्पशील था। लेकिन इस बार हमने यहाँ पर विलेय भी मिला दिया है जो कि कैसा है? अवाष्पशील है, मतलब वाष्पित नहीं होता है। जब इसे हम गर्म करेंगे तो भैया विलेय तो अवाष्पशील है, ये पहले ही बोल रहा है कि हम वाष्पित नहीं होंगे, लेकिन विलायक बेचारा वाष्पित होने की कोशिश कर रहा है। ये विलेय विलायक को भी वाष्पित नहीं होने दे रहा है, रोक रहा है उसको। फलस्वरूप विलेय और विलायक के मिलने से क्या बनेगा? यहाँ विलयन ही तो बनेगा। इस विलयन का जो वाष्प दाब है ये कम हो जाएगा। ठीक है, किसकी तुलना में कम हो जाएगा? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में यहाँ जो विलयन बना है इस विलयन का वाष्प दाब कम ही रहेगा। अगर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 100 था तो विलयन का वाष्प दाब 80 ही रहेगा। ठीक है, और 100 में से अगर हम 80 घटा दें तो कितना आएगा? 20 आएगा। 100 क्या था? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, और 80 क्या था? विलयन का वाष्प दाब था, जिसे हम किससे दर्शा रहे थे? PS से। भाई 100 क्या था? विलायक का वाष्प दाब था, जिसे हम P0 से दर्शा रहे हैं। और 80 क्या है? विलयन का वाष्प दाब है, जिसे हम PS से दर्शा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मतलब P0 और विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर होता है यही बच्चों वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर होता है यही वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। अर्थात विलायक का वाष्प दाब हमने 100 माना है, विलायक का वाष्प दाब हमने कितना माना है बच्चों? 100 माना है, और विलयन का वाष्प दाब हमने 80 माना है। ये जो अंतर निकल के आया 20 का, यही है वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, तो परिभाषा बहुत आसान सी है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर होता है वही हमारा वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर होता है यही हमारा वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। इसको वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मत कह दीजिएगा। P0 माइनस PS क्या है? ये वाष्प दाब का अवनमन है बच्चों। ठीक है, आइए हम यहाँ पे परिभाषाएं लिखते हैं आपके लिए। देखिए वाष्प दाब का अवनमन क्या है। देखिए देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब किससे दर्शाया जा रहा था? P0 से ना। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर, विलयन के वाष्प दाब को हम लोगों ने PS से दर्शाया था
शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। इसे हमने कैसे लिखा था? तो हमने लिखा था P नॉट माइनस PS से, P नॉट माइनस PS से, यही तो हमने लिखा था। जहां P नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। P नॉट क्या था? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था। P नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था और PS हमारा विलयन का वाष्प दाब था। तो वाष्प दाब का अवनमन अगर आप समझ गए हैं तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी आप समझ जाएंगे। तो आइए हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आपको समझा देते हैं। यहाँ पे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखिए वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं P नॉट माइनस PS अपान P नॉट। जहां P नॉट माइनस PS क्या है? आपका वाष्प दाब का अवनमन है। P नॉट माइनस PS क्या है? वाष्प दाब का अवनमन है। ऐसे चलिए हम आपको यहीं पे समझाते चलते हैं। यहाँ पे P नॉट माइनस PS क्या है? वाष्प दाब का अवनमन है। P नॉट माइनस PS वो आपका वाष्प दाब का अवनमन है और P नॉट आपका क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा तो अब यहाँ से आप समझ जाएंगे ना। देखिए कैसे, वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होता है वही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। भाई ऊपर P नॉट माइनस PS क्या है? वाष्प दाब का अवनमन है और नीचे बटे में P नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होता है वही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं परिभाषा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में परिभाषाएं आपको लिखनी होती हैं। देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, भाई इसको क्या लिखे हो आप? P नॉट माइनस PS वही यहाँ ऊपर लिखा भी है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P नॉट माइनस PS तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P नॉट के अनुपात को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो आया समझ में?
अगर कहीं पर केवल पी नॉट माइनस पी एस लिखा है तो ये वाष्प दाब का अवनमन है, और कहीं पर पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट लिखा हुआ है तो ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है। आप फार्मूले से भी दोनों के बीच में अंतर कर सकते हैं कि वाष्प दाब का अवनमन क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है। यहाँ तक हमने आपको बहुत इत्मीनान से समझाया है। इसके बाद अब हम लोगों को राउल्ट का नियम समझना है। ठीक है, राउल्ट का जो नियम होता है वो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन पर निर्भर करता है। राउल्ट का नियम हमेशा वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन पर निर्भर करता है। आइए हम पहले एक बार अपनी संतुष्टि के लिए आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिएगा ध्यान से। देखिए बच्चों, हमने कहा था, हमने दो पात्र लिया था, पात्र ए और पात्र बी। पात्र ए में हमने शुद्ध विलायक लिया था जो बहुत अधिक वाष्पशील था। जब हमने इस शुद्ध विलायक को गर्म किया तो जाहिर सी बात है, चूंकि विलायक बहुत ज़्यादा वाष्पशील है तो खूब ढेर सारी वाष्प बनाएगा, जिसके कारण शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जाहिर सी बात है अधिक होगा, क्योंकि जितनी अधिक वाष्प बनेगी वहाँ पर वाष्प दाब भी उतना अधिक ही होगा। और चूंकि यहाँ केवल शुद्ध विलायक है तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हमने पी नॉट से दर्शा दिया है, और मान लेते हैं कि यहाँ शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, 100। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, 100। अब हम बात करते हैं पात्र बी की। पात्र बी में भी हमने वही शुद्ध विलायक लिया है जो पात्र ए में था, और ये शुद्ध विलायक कैसा था, तो ये भी बहुत अधिक वाष्पशील ही होगा। इस पात्र में इस बार हमने विलेय मिला दिया है जो कि कैसा है, अवाष्पशील है, मतलब वाष्पित नहीं हो रहा है। जब हम इसे गर्म करेंगे तो भैया यहाँ विलेय तो वाष्पित होगा नहीं, साथ ही साथ जो विलायक वाष्पित होना चाह रहा है उसको भी वाष्पित होने से रोकने लगेगा, जिसके कारण यहाँ पर विलेय विलायक को मिलाने पर जो विलयन बनेगा, इस विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा वो कम होगा। किसकी तुलना में कम होगा, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में यहाँ पर विलयन का जो वाष्प दाब होगा बच्चों वो हमेशा कम होगा। अगर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बच्चों 100 था तो यहाँ विलयन का वाष्प दाब 80 ही निकल करके आएगा। तो ये जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और जो विलयन का वाष्प दाब है, इन्हीं का जो अंतर होता है यही वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है, मतलब पी नॉट माइनस पी एस, यही आपका वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का अंतर ही वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। अब वही चीज़ हमने यहाँ पर आपको परिभाषा के रूप में लिख के दे दी है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पी नॉट और विलयन के वाष्प दाब पी एस का अंतर ही वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है, अर्थात पी नॉट माइनस पी एस, जहाँ पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था और पी एस हमारा विलयन का वाष्प दाब था। वाष्प दाब का अवनमन जब आपने समझा तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए ध्यान से, बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं सारी चीज़। देखिए यहाँ फार्मूले से देखिए पी नॉट माइनस पी एस क्या है, तो जाहिर सी बात है वाष्प दाब का अवनमन है। पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन देखिएगा, वाष्प दाब का अवनमन मतलब पी नॉट माइनस पी एस तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब पी नॉट के अनुपात को ही हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होता है वही हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो क्लियर हुआ, वाष्प दाब का अवनमन मतलब पी नॉट माइनस पी एस, और वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का मतलब पी नॉट माइनस पी एस में पी नॉट से आपको भाग कर देना होता है। क्लियर है। और राउल्ट का नियम बच्चों वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन पर ही निर्भर करता है। अब आइए राउल्ट का नियम हम आपको समझाते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है, सिंपल सी परिभाषा है, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन को भी हमने कैसे लिखा है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन अर्थात पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट विलेय के
मोल अंश के बराबर होता है। इसी मोल अंश को हम लोग मोल प्रभाज्य भी कह देते हैं। किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। यही है आपके राउल्ट का नियम। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल अंश। विलेय का मोल अंश। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का मोल अंश। ठीक है। किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। और वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को अभी आपने किससे दर्शाया है? तो आपने इसको लिखा था P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू विलेय का मोल अंश हमने आपको निकालना सिखाया है, विलेय का भी और विलायक का भी। विलेय का मोल अंश क्या होता था? स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यही होता है आपका विलेय का मोल अंश, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। आप मोल अंश वाला लेक्चर जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। तो किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमेशा विलेय के मोल अंश के बराबर होता है, अर्थात P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, राउल्ट का नियम जो होता है बच्चों, वो हमेशा तनु विलयन पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? तनु विलयन पर लागू होता है। और तनु विलयन में चूंकि विलेय की मात्रा कम होती है तो विलेय के मोलों की संख्या भी कम होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो स्मॉल n है यही है विलेय के मोलों की संख्या या विलेय की मात्रा। यहाँ पे ये स्मॉल n जो होता है वो नगण्य मान लिया जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपान P0। चूंकि यहाँ स्मॉल n को हम लोग क्या मान लेते हैं? नगण्य मान के चलते हैं, शून्य मान के चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा? स्मॉल n बटे कैपिटल N। क्या बचेगा? स्मॉल n बटे कैपिटल N, जहाँ स्मॉल n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? विलेय का भार लगता है बटे विलेय का अणुभार लगता है। और विलायक के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलायक का भार बटे विलायक के अणुभार से निकालते हैं। तो स्मॉल n बटे स्मॉल n और कैपिटल N की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। इस फार्मूले में हम यहाँ पर रख के देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ये क्या हो जाएगा? P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल n की जगह पे हम लोग क्या लिख दें भाई? स्मॉल n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलेय का भार विलेय का अणुभार। चूंकि स्मॉल n है तो हमने ही स्मॉल w लिया है, स्मॉल m भी लिया है। चूंकि यहाँ ये कैपिटल n है तो हमने विलायक का भार कैपिटल W माना है, विलायक का अणुभार m माना है। तो स्मॉल n की जगह पे हम लोग क्या लिख दें? स्मॉल w बटे m और बटे कैपिटल W बटे कैपिटल M। ठीक है। जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? देखिएगा, ये निकल के आएगा P0 जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या समीकरण बनेगा? देखिएगा, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू, अब इतना गणित आप जानते हैं, स्मॉल w बटे m हो जाएगा और नीचे ये कैपिटल M ऊपर आ जाएगा और कैपिटल W क्या होगा? नीचे चला जाएगा। यही है आपका राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम का गणितीय समीकरण। आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि राउल्ट के नियम को समझाइए और राउल्ट के नियम का गणितीय समीकरण स्थापित करिए। तो एक छोटा सा हमने डेरिवेशन भी कर दिया है। यहाँ जो स्मॉल n का मान नगण्य किया गया है, ये किस विलयन के लिए किया गया है? तनु विलयन के लिए, है ना। तनु विलयन के लिए स्मॉल n का मान हम नगण्य मान लेते हैं।
तो यहाँ क्या बचा, केवल कैपिटल एन ही तो बचा है भाई, एन का मान 0 हो गया मान लीजिए। आगे जब हमने सॉल्व किया तो ये आपका राउल्ट के नियम का गणितीय समीकरण आपके सामने है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझाते हैं हम आपको। राउल्ट का नियम क्या है, बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हमेशा विलय के मोल अंश के बराबर होता है। अर्थात P नॉट माइनस पी एस अपान P नॉट इक्वल टू, विलय का मोल अंश कैसे निकालते हैं, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और वहीं विलायक का मोल अंश जब निकालते थे तो ऊपर कैपिटल एन होता था, नीचे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन सेम रहता था। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P नॉट माइनस पी एस अपान P नॉट इक्वल टू विलय का मोल अंश कैसे निकालते हैं, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन से। चूंकि राउल्ट का नियम हमेशा तनु विलयन पर ही लागू होता है, तो तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होती है। हमने आपको विलयन के प्रकार में तनु विलयन पढ़ाया था। तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होती है तो विलय के मोलों की संख्या भी कम होगी। भाई यहाँ स्मॉल एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या, और कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। दोनों को जोड़ते थे तो विलयन के कुल मोलों की संख्या आती थी, याद आया। तो तनु विलयन के लिए, चूंकि तनु विलयन में विलय की मात्रा कम होती है हमेशा, तो विलय के मोलों की संख्या भी तो कम होगी। इतनी कम होगी कि इसको नगण्य मान लिया जाता है स्मॉल एन को। तो स्मॉल एन को जैसे ही आप नगण्य मानोगे, यहाँ केवल कैपिटल एन बचेगा, अर्थात P नॉट माइनस पी एस अपान P नॉट इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। स्मॉल एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या है, और विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। चूंकि स्मॉल एन था तो हमने स्मॉल में ही दोनों को लिया है। कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या है, चूंकि यहाँ कैपिटल था तो हमने विलायक का भार और विलायक के अणुभार को कैपिटल से ही दर्शाया है ना, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी इस समीकरण में। तो P नॉट माइनस पी एस अपान P नॉट इक्वल टू स्मॉल एन की जगह पे स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम लिख दिया, और कैपिटल एन की जगह पे कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम लिख दिया। P नॉट माइनस पी एस अपान P नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम। लेकिन ये वैल्यू पलट जाएगी, कैपिटल एम ऊपर हो जाएगा और कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है वो हम आपको विस्तार से लिख के समझा देते हैं, और यहीं पे साइड में ही कहीं पर हम लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे बच्चों P नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। P नॉट क्या है बच्चों, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इस समीकरण से हम आपको चीज़ें समझा रहे हैं। ठीक, P नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। PS क्या है, तो आप जानते हैं विलयन का वाष्प दाब था ये। PS क्या है बच्चों, विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है, स्मॉल w क्या है, विलय का भार है, विलय का भार है। स्मॉल m क्या है, विलय का अणुभार है, विलय का अणुभार है। उसके बाद बचा कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है। कैपिटल W यहाँ पे क्या है, विलायक का भार है, और कैपिटल M क्या है, विलायक का अणुभार है। ठीक है, तो ये था राउल्ट का नियम, विस्तार से हमने आपको समझाया है, और राउल्ट के नियम का गणितीय समीकरण। ठीक, एक दो बार आप देखिएगा, कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। अब आइए, राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को हम समझ लेते हैं। तो कुछ सीमाएं हैं जो आप अभी लेक्चर के दौरान ही समझ चुके हैं। पहली सीमा क्या है, राउल्ट का नियम हमेशा कहाँ लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक है, राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है। राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक
ठीक है। यह नियम अवाष्पशील पदार्थ, यह नियम अवाष्पशील पदार्थ अर्थात अवाष्पशील विलेय पर लागू होता है। यह नियम अवाष्पशील पदार्थ अर्थात अवाष्पशील विलेय पर लागू होता है। ठीक है, कौन से अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है? विलेय तो हमारा अवाष्पशील होगा, वाष्पित नहीं होगा, लेकिन एक विशेषता और होनी चाहिए, इस विलेय को विलयन में ना तो टूटना है और ना ही जुड़ना है, अर्थात वियोजन या संयोजन की प्रवृत्ति नहीं दिखानी है। ठीक है, यह नियम उन अवाष्पशील, यह नियम उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो वियोजन या संयोजन की प्रवृत्ति नहीं दिखाते। ठीक है, तो राउल्ट के नियम की सीमाएं आप जान चुके हैं। ठीक है, आपसे पूछता है राउल्ट का नियम क्या है, इसके गणितीय समीकरण को स्पष्ट कीजिए और साथ ही साथ राउल्ट के नियम की सीमाओं को समझाइए। तो ये है पूरा राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है, राउल्ट का नियम हमेशा कहाँ लागू होगा बच्चों? तो राउल्ट का नियम हमेशा तनु विलयन पर लागू होगा। ठीक है, जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी। साथ ही साथ यह नियम हमेशा अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होगा या अवाष्पशील विलेय के विलयन पर लागू होगा। साथ ही साथ यह नियम उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होगा जो विलयन में वियोजन अर्थात टूटना और संयोजन अर्थात जुड़ना की प्रवृत्ति नहीं दिखाते। मतलब विलेय तो अवाष्पशील होगा लेकिन उसे विलयन में आयनित वगैरह होने की प्रवृत्ति नहीं दिखानी, न टूटना है और ना ही जुड़ना है। ऐसा अवाष्पशील विलेय होना चाहिए जो टूटता ना हो या जुड़ता ना हो। ठीक है, तो राउल्ट के नियम की ये सीमाएं हैं आपके लिए। ठीक है, सब कुछ हमने बहुत ही विस्तार से आपको समझाया है और बहुत ही इत्मीनान से हमने आपको ये लेक्चर कंप्लीट करके दिया है। आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर को 2-3 बार आप देखिएगा। ठीक है, 100% आपके समझ में आएगा। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे लिए कमेंट कर दीजिएगा। जहाँ कहीं आपको दिक्कत होगी हम अगले लेक्चर में वो डाउट आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों बस इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको लिखना नहीं है, नोट्स आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।